हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का मैथ्स करेंगे बच्चों, और इसमें चैप्टर चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे, उसी चैप्टर के क्वेश्चंस हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे और आगे के मेथड्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये आपका जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर 3 है, और इस चैप्टर का नाम जो है फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों, इसमें हम क्वेश्चन कर रहे थे, और एक क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आपको आता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको, देखो सारी चीजें पता होंगी। इसमें एक रैखिक समीकरण आपको दिया हुआ है, और ये है 2x + 3y - 8 = 0। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद रेखाएं करती हैं, समांतर रेखाएं, और तीसरा है संपाती रेखाएं। तो बच्चों, इसमें हमने क्या करना है, जो चीजें हमने अभी तक की थी, अभी तक कौन से क्वेश्चन किए थे बच्चों हमने, अभी तक हमने, हमारे पास रैखिक युग्म थे, ठीक है, रैखिक युग्म थे, और उसमें से बताना था हमें। हमने जब दूसरा क्वेश्चन किया था इसमें, तो याद होगा आपको कि रैखिक युग्म दिए थे, और उसमें से आपको बताना था कि जो ये रेखाएं हैं, इनके द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या फिर संपाती हैं, ये बताना था आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दो में से एक समीकरण तो दे दिया है, ठीक है, दूसरा समीकरण आपको बताना है। और क्या कंडीशन है, अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों तो आपको वो रैखिक समीकरण बताना है, दूसरा वाला। एक तो दिया हुआ है, दूसरा बताना है। तो सबसे पहले आपको वो याद करना पड़ेगा। आप सोचिए कि जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो कौन सी कंडीशन होगी, किस कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ये आपको सोचना है। तो कंडीशंस भी बच्चों हमने की थी। तो देखिए, जब प्रतिच्छेद करती हो रेखाएं, ठीक है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात हो रही है। इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी प्रतिच्छेद करती रेखाएं तो जो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी वो कैसी होंगी, इस प्रकार से होंगी। दोनों समीकरण की लाइंस इस प्रकार से बनेंगी ग्राफ में, और इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पे। तो ऐसे केस में कितने सॉल्यूशन आते हैं ये आपको पता है। एक हल आता है, कितने हल आते हैं, एक हल मिलता है हमें, या फिर वन सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है। और ऐसे केस में क्या कंडीशन होगी बच्चों, हमने जनरल फॉर्मूले से जो कंडीशन बनाई थी वो बनाई थी A1/A2। याद आ रही है आपको, लिखिए इसको, क्या कंडीशन होगी, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यही कंडीशन थी, ठीक है। अब देखिए, यहां पे हमें A1 पता है, A2 पता है, A1 पता है और B1 पता है। हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है A1 कितना है, 2 है। A2 नहीं पता, हमें ये पता लगाना है, और ये बराबर नहीं होगा किसके, B1 के। B1 कितना है, 3 है। तो
कैसे ये बराबर नहीं होगा, तो देख सकते हैं आप सीधा सीधा मैं यहाँ पे नीचे कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है, जो मैं हिसाब से ले सकता हूँ, बस ये दोनों फ्रैक्शन, ये दोनों भिन्न बराबर नहीं होनी चाहिए। 2/कुछ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ और 3/कुछ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। बस ध्यान मुझे इस चीज का रखना है कि ये दोनों भिन्न बराबर ना हो। तो अगर मैं लिख दूं कि 2/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे लिख देता हूँ 3/7, ठीक है, ये बराबर तो नहीं है ना, 2/2 और 3/7 बराबर नहीं आपस में, तो ये लाइंस इंटरसेक्ट करती होंगी इसकी, ठीक है। दूसरा समीकरण हम इसी से बनाएंगे बच्चों। पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो मैंने ये लिखे हैं, नीचे 2 लिखा है A2 की जगह और B2 की जगह 7 लिखा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको 2 और 7 ही लिखना है, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, कुछ भी लिखेंगे आप, जैसे यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, तो भी तो ये दोनों बराबर नहीं हो रहे, तो ये भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह आप यहाँ पे लिख दिया आपने 7, यहाँ पे लिख दिया आपने 10, तो ये भी तो बराबर नहीं हुए, तो ये भी लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये दोनों भिन्न बराबर ना हो, इस चीज का ध्यान आप रखेंगे, बाकी तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए, हाँ, वही लेके चलते हैं हम, 2/2 और ये 3/7। अब बताइए कि जो इसका समीकरण होगा वो क्या हो सकता है। तो समीकरण देखिए, यहाँ पे A2 किसकी जगह आएगा, किसके साथ आएगा, 2x के साथ आएगा, प्लस 7y, और जो C बचा, अगला C है, वो आप कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने ले लिया -16 = 0, ठीक है। तो ये A2 हो गया, ये B2 हो गया, और ये C2 हो गया, यही हो गए। यहाँ पे ये A1 है, ये B1 है, और ये C1 है, और A2 B2 C2 ये हो गया। ये समीकरण हमने खुद बनाया है बच्चों। यहाँ पे हमने क्या चीज का ध्यान रखा है, समीकरण कुछ भी बना सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के। इसी तरह बच्चों सेकंड वाला जो इसका पार्ट है, समांतर रेखाएं हों, तो समांतर रेखाओं में हमें किस चीज का ध्यान रखना है, यानी पैरेलल लाइंस हो तो एक भी हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशंस उसका आता है। और नो सॉल्यूशंस आएगा या कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो उसमें कौन सी कंडीशन लगती है, ये आपको लगा के इसको हल करके देखना है। तो जल्दी से आप इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, और जो भी आपका आंसर आता है कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बता दीजिए। उसके बाद हम साथ साथ करेंगे, तो फिर चेक भी हो जाएगा कि आपका आंसर ठीक आया है या फिर कोई प्रॉब्लम है। तो ये दोनों पार्ट आप हल कीजिए, सेकंड और थर्ड, देखते हैं कि किसका आंसर सही आता है। जल्दी से इसको हल कीजिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, मात्र आपको 1 मिनट का समय मैं दे रहा हूं। तो बच्चों ये समांतर रेखाओं वाला क्या समीकरण था आपके पास, क्या कंडीशन थी इसकी, इसकी कंडीशन थी A1/A2 = B1/B2, और जो बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 उनके बराबर नहीं होगा। और जहां तक संपाती रेखाओं की बात आती है, इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, और इसमें तीनों चीजें बराबर होती हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमें इनकी इक्वेशन बनानी होगी बच्चों। तो देखिए समांतर रेखाओं वाली हम बना के देखते हैं।
हमें समांतर रेखाओं वाली यानी पैरेलल लाइंस की बनानी है। समांतर रेखाएं, इसमें क्या कंडीशन होती है बच्चों? समांतर रेखाएं कब होती हैं बच्चों? ये देखिए, यही तो होती हैं जो कभी नहीं मिलती, वो समांतर रेखाएं होगी। और इसमें नो सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन होगा, मतलब एक भी हल यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। तो इसकी इक्वेशन, एक इक्वेशन क्या है? इसकी एक इक्वेशन तो हमें दी हुई है। कौन सी इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे? हमें देखिए, एक तो दी है 2x प्लस 3y माइनस 8। तो ये चीज दी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हमें a1, b1 और c1 तो मिल जाएगा। तो a1, इसकी पहले कंडीशन लिख लेते हैं। क्या होगी कंडीशन? a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ये कंडीशन होगी। a1 हमें पता है 2 है, b1 हमें पता है 3 है, और C1 भी हमें पता है। C1 कितना है? -8 है। अब बच्चों हमें लिखना है A2, B2 और C2 की वैल्यू हमें लिखनी है। तो अपने हिसाब से हम लिख देंगे, लेकिन हमें A2 और B2 की इस तरह से वैल्यू लिखनी है कि ये दोनों फ्रैक्शन, ये दोनों भिन्न आपस में बराबर हो जाएं। कौन से भिन्न? 2 बटे नीचे जो लिखेंगे और 3 बटे नीचे जो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 2/4 कर दूं, ठीक है, तो 2/4 कितना हो जाता है? 2/4 कैंसिल आउट करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 3/6 कर देता हूँ, 3/6 कर देता हूँ, तो देखिए 3/6 है, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आ गया। तो ये दोनों 1/2 आ गए, मतलब ये दोनों बराबर हैं। यही हमें करना है, इसी हिसाब से हमें करना है कि ये दोनों बराबर आ जाएं। आ गए बराबर? अब हम इसको आगे हल कर सकें। लेकिन जो C2 है वो हमें इस हिसाब से लिखना है कि वो इनके बराबर ना आए। ठीक है, तो इनके बराबर किस केस में आ सकता है? पहले तो सिर्फ हम ये देखें कि अगर C2 की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि वो भी 1/2 आ जाए। तो अगर मैं C2 की वैल्यू -16 लिखता हूं, ऊपर -8 है, तो ये देखिए माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में तो ये बराबर आ सकता है कि अगर C की वैल्यू -16 हो तो, लेकिन और कोई सी कंडीशन में ये बराबर नहीं आएगा। तो इसके अलावा हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसके अलावा? -16 के अलावा, क्योंकि हमें बराबर नहीं होने देना, और बराबर सिर्फ एक ही केस में हो सकता है। अब देखिए कि इसको हम क्या लिखते हैं? कुछ भी लिख सकते हैं, तो भाई ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं। अगर हम इसको लिख देते हैं, -10 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। ये -10 है, -8 -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो ये तो 4/5 आ गया है, और ये वाले 1/2 आ रहे हैं। इसका मतलब ये बराबर तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गई? समीकरण क्या बन गया? यहाँ पे जो समीकरण बना है वो है 4x C2, A2 4x है, फिर प्लस 6y प्लस 6y और प्लस इक्वल टू 0। ये बना है आपका, इसका समीकरण आया है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है बच्चों। अब बच्चों देखिए यहाँ पे ये इसका समीकरण आ गया है। इसी तरह तीसरा वाला कौन सा है? कोइंसिडेंट लाइन है, यानी कोइंसिडेंट लाइन का भी हमें करना है। संपाती रेखाएं यहाँ पे हैं, तो वो कैसे करेंगे? तीसरा वाला करके देखते हैं। यहाँ पे संपाती
रेखाओं की बात हो रही है, तो संपाती रेखाएं जहां पे होंगी वहां की कंडीशन क्या होगी, उस जगह क्या कंडीशन होगी। सबसे पहले तो हमें ये देखना है क्या गिवन है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कंडीशन मेन है कि क्या होनी चाहिए, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। तो देखिए ये तीनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, हमें a1 पता है, b1 पता है और c1 पता है। क्या लिखना है हमें, हमें a2 b2 और c2 की वैल्यू लिखनी है। जिस केस में ये दोनों बराबर आ जाएं तो क्या वैल्यूज आप लिख सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है बच्चों की कौन सी वैल्यूज आप लिखना चाहते हैं, वही वैल्यूज आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे a1 है 2 है, b1 है 3 है और ये -8 है। इस बार ये तीनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो पिछले वाला क्वेश्चन भी हम ले सकते हैं। जैसे पिछले वाला सॉल्व किया था तो मैंने बता दिया था किस कंडीशन में ये बराबर आएंगी, तो वही कंडीशन आप ले सकते हैं। अगर आप अलग लेना चाहें तो अलग भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने 6 ले लिया तो देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 और 6 को, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये 1/3 आ जाता है। अगर हम यहाँ पे 9 ले लेते हैं तो देखिए 3/9 है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये 1/3 आ गया, ये भी बराबर आ गया, ये दोनों बराबर आ गए। तीसरा भी हमें बराबर करना है, तो ऐसी क्या मैं यहाँ पे संख्या लिखूं कि ये तीनों बराबर आ जाएं। तो अगर मैं यहाँ पे -24 लिखता हूं तो ये देखिए -8/-24 है, इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ 8 एकम 8, 8 तिया 24, ये भी 1/3 यहाँ पे आ जाता है। तो इसी से हम समीकरण बना सकते हैं। क्या समीकरण बना सकते हैं, 6x प्लस 9y माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ये आ जाता है समीकरण। तो इस तरह से बच्चों आप कुछ भी आपका समीकरण बन सकता है, बस कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर है c1 बटे c2 के, ये तीनों बराबर आने चाहिए। इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करने की कोशिश करो बच्चों। पहले इसमें क्या लिखा है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये एक युग्म दिया है, हमें पेयर दिया है समीकरण का। ठीक है, इसको क्या करना है, ग्राफ बनाना है बच्चों। ग्राफ बनाना तो बड़े अच्छे से आ गया अब आपको। x अक्ष है और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजकार पटल को छायांकित कीजिए। तो बच्चों ये बाद की बात है, पहले आपको सिर्फ ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना हम काफी क्वेश्चंस में सीख चुके हैं, काफी क्वेश्चंस में बना चुके हैं हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, याद है किसी को कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, हम सबसे पहले इनको x और y के लिए सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। उसके बाद जो उससे बिंदु आते हैं, हमारे पॉइंट्स आते हैं, वो ग्राफ पे हम प्लॉट कर देते हैं और फिर उससे जो लाइंस हमें प्राप्त होती हैं दोनों इक्वेशंस की, उन लाइंस को हम ड्रॉ कर देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, कैसी रेखाएं हैं। तो इसको आप सॉल्व कीजिए x और y के लिए, इसके बिंदु निकालिए, फिर ग्राफ पे आप इसको हल करने की कोशिश कीजिए बच्चों। तो बच्चों ये जो समय आपको बीच में दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि आप इसको सॉल्व कर लें तब तक जब तक हम आगे यहाँ पे साथ साथ सॉल्व करेंगे। आपका आंसर पहले ही आ जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं अपने आंसर को कि हाँ कुछ उसमें मिस्टेक तो नहीं है या ठीक हो रहा है आपका सॉल्यूशन। तो आप पहले इसको एक बारी हल करने की कोशिश कर लें, तो जल्दी से इसको सॉल्व करके फिर हम यहाँ पे साथ साथ एक बार इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको x और y के लिए सॉल्व करना है। पहले समीकरण को देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे हम। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं y नेगेटिव में है, तो अगर हम y को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो y प्लस में हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहां पे बोलूं कि भाई x को यहाँ पे 0 रख के देखते हैं तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि चलो x को यहाँ पे 1 रख के देखते हैं तो y 2 आ जाएगा। अब सॉल्व करके देखेंगे, x 0 हो गया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, और x अगर 1 हो गया तो 1 + 1 y 2 आ जाएगा। दूसरा समीकरण देखेंगे तो दूसरे में क्या है, 3x + 2y - 12 = 0। फिर यहां पे हम एक तरफ x रख लेंगे और y को दूसरी तरफ भेज देंगे। पहले -12 दूसरी तरफ जाएगा तो ये साइन बदल जाएगा इसका। फिर 3x 2x दूसरी तरफ जाएगा तो 12 - 2y हो जाएगा, क्योंकि 2y यहाँ पे प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। अब 3 हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा ये डिवाइड। अब इसको सॉल्व कीजिए। x और y के लिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले मैं y की वैल्यू 0 रख के यहाँ पे देखते हैं। हम y की वैल्यू कितनी, 0 यहाँ पे रख के देखते हैं y की वैल्यू, तो कितना आएगा, 12 - 2 × 0 / 3 कितना हो जाएगा ये, 12 - 0 / 3, तो ये 12 आ गया। 12/3 कितना आ गया, 3 × 4 = 12, 4 आ जाएगा x हमारा। अगर y 0 होगा तो x 4 आ जाएगा। इतना क्लियर है। अगर मैं y को यहाँ पे 6 रखता हूं तो कितना आएगा, ये देखिए, 12 - 2 × 6, y को 6 रखता हूं तो ये 6 मैंने इसलिए रखा बच्चों, देखिए क्योंकि ये 2 माइनस का है, तो 6 × -2 कितना हो जाएगा, -12, और यहाँ पे +12 है तो ±0 हो जाएगा। ये देखते हुए हमने यहाँ पे y को 6 रख दिया है। अब इसको 12 - 12/3 कर देंगे तो 0 बटे कुछ भी होता है वो 0 ही होता है, यानी यहाँ पे अगर हम इसको 6 रखते हैं y को तो x 0 मिलता है हमें। बस यही हमारे पास इसके पॉइंट्स हैं। तो इनको हम ग्राफ पे दिखाएंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे बच्चों। तो ग्राफ देखिए हम किस तरह बनाते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6 तक हम बना देते हैं। 6 तक हमारे पास पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक पॉइंट्स है तो 6 तक ये बना देते हैं। इस तरफ -1, -2, माइनस में हमारे पास कोई भी पॉइंट्स नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं। तो अब देखिए ये x एक्सिस हो गया, x अक्ष यहाँ पे हो गया है, ये माइनस वाला, ये y एक्सिस, और ये माइनस वाले नंबर इस तरफ आएंगे। अब बच्चों हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो उसमें क्या ध्यान रखा जाएगा, पॉइंट्स पहले देख लेंगे कि कौन से आए हैं। तो देखिए जो पहले के पॉइंट्स आए हैं वो आए हैं, x 0 है तो y 1 होगा, और अगर x 1 है तो y यहाँ पे कितना आया था हमारा, 2 आया था। और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें x अगर 4 था तो y 0 है, और x अगर 0 है तो y 6 है। यही पॉइंट्स आए थे, इनको हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो x अगर 0 है तो y 1 है, मतलब एक पॉइंट तो यहाँ पे आ गया हमारे पास। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहाँ पे आएगा, अगर x 1 है तो y कितना है, 2 है। तो अगर x 1 है यहाँ पे और y 2 है तो ये यहाँ पे कहीं पे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगी ये लाइन। इतना क्लियर है।
अब ये पॉइंट कितना आया है उसको लिख लेते हैं, ये है 0 1 0 और 1, ये पॉइंट आया है। अब बच्चों ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट हमारे पास है 1 और 2, तो इस पॉइंट को भी हम यहाँ पे दर्शा देते हैं, दिखा देते हैं। तो ये पॉइंट 1 और 2 है, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 1 और 2, ठीक है। अब देखिए कि आगे हम दूसरे वाले पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। x अगर 4 है तो y यहाँ पे 0 है, तो x 4 और y 0 मुझे यहाँ पे मिल गया है। x 4 y 0 में ये पॉइंट यहाँ पे लिख सकता हूँ। दूसरा x 0 है और y 6 है, तो ये पॉइंट तो मैं यहाँ पे प्लॉट कर सकता हूँ बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट प्लॉट कर दिया जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 और 6 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको इनको जो भी पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं उनको मिला देना है। एक स्ट्रेट लाइन ये जाएगी, थोड़ी सी ये टेढ़ी हो गई, बट ये सीधी आपको ड्रॉ करनी है। और अब देखिए बच्चों कि यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, एक त्रिभुज प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज हमें मिल रहा है। ये पॉइंट्स देखिए, ये पॉइंट देखिए, ठीक है, और एक ये पॉइंट देखिए। इन तीनों पॉइंट को अगर ध्यान देंगे तो ये एक त्रिभुज मिल रहा है हमें, बिल्कुल मिल रहा है। तो इसको हम शेड कर देते हैं, इस त्रिभुज को, जो भी त्रिभुज हमारे पास है इसको हम शेड कर देते हैं। तो ये जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है, शेडेड एरिया आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारे पास त्रिभुज है। तो बच्चों ये यहाँ पे -1 पे होगा प्रॉपर, अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे तो y -1 होगा इसमें, x तो 0 है ही। तो आप क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि पहला पॉइंट 0 और -1 होगा, ठीक है। नहीं, ये x एक्सिस है तो -1 होगा बच्चों पहले, और y यहाँ पे 0 है तो -1 और 0 आप लिखेंगे, क्योंकि जो x एक्सिस है उस तरफ तो -1 चल रहा है और फिर y तो 0 चल रहा है, तो इसलिए एक पॉइंट होगा -1 और 0। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो आपको पता ही है, 4 और 0 है, ठीक है। दोनों x एक्सिस पे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे x एक्सिस पे y 0 होता है, आपको पता है, इसलिए पहले दो पॉइंट के तो y यहाँ पे 0 है। और जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे बन रहा है बच्चों, इसको हम नाम दे देंगे 2 3, यानी x 2 है, देखिए x 2 है और y 3 है, तो 2 और 3 ये तीसरा पॉइंट हो गया। यही हमसे पूछा गया था कि क्या त्रिभुज बनेगा और उसके पॉइंट्स क्या होंगे। ये देखिए, आप क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलते हैं। तो ग्राफ हमने बना लिया है, उसके बाद एक्स एक्सिस और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आपने निर्देशांक हमने अभी बताए, तो वही पॉइंट्स हैं, दो निर्देशांक तो इसके एक्स एक्सिस पे थे और एक ऊपर था। और त्रिभुजकार पटल को छायांकित कीजिए, छायांकित भी हमने कर दिया है। तो इस तरह से आपका ये बनेगा बच्चों। इसको अगर आप प्रॉपर ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो और अच्छे से आपका ये बनेगा, लाइंस भी आपकी सीधी आएंगी और एकदम से आपको पता लग जाए कि कौन से पॉइंट्स कहाँ पे मिल रहे हैं। उसमें आपको बहुत ही आसानी होने वाली है ग्राफ पेपर पे अगर आप ड्रॉ करते हैं तो। चलिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा खत्म होता है। देख लीजिए अब किसका क्या आंसर आया था और क्या सोच के आपने किया था। अब बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं हम। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि नेक्स्ट मेथड जो हम करने जा रहे हैं कौन सा मेथड है, वो उसको बोलेंगे बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको मैंने क्या बताया था, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं इसको।
ठीक है, अब हम ये मेथड करेंगे कौन सी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.3 में। ठीक है, तो इस विधि में क्या क्या होता है, कुछ स्टेप्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, उसके लिए हमें समीकरण लेने पड़ेंगे। दो समीकरण हम यहाँ पे देखते हैं। एक तो हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, पहला समीकरण यहाँ पे ये ले लेते हैं हम, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दूसरा समीकरण ले लेते हैं। इसमें बच्चों क्या करते हैं, जो पहला स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, देखिए पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 पहले समीकरण है उसमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लेंगे। दो वेरिएबल हैं, दो चर हैं, तो इनमें से किसी एक चर का मान हम यहाँ पे निकाल लेंगे। एक चर का मान कैसे निकालेंगे, x, अगर हम x का मान निकालें तो y दूसरी तरफ जाएगा और ये 14 माइनस वाई हो जाएगा, 14 माइनस वाई यहाँ पे आ जाएगा। अब बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 2 हम करेंगे। तो दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम, स्टेप 2 में हम करेंगे कि जो वैल्यू, जो मान हमने निकाला है उसको इक्वेशन 2 में रखेंगे। पहली इक्वेशन से हमने ये मान निकाला है तो इसको हम 2 में रखेंगे। तो इसको बोल सकते हैं पुट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। दूसरे समीकरण में इसको हम रख देंगे बच्चों। अब देखिए दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। इसमें हम इसको रखेंगे तो x की जगह रखेंगे कितना, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और माइनस 2y इज इक्वल टू 14 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 4 माइनस 14 और ये माइनस 2y, और 4 माइनस 14 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 10। ये कैंसिल आउट हो गया तो y कितना आ गया, 10/2, और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो y आ गया आपका 5। कितना आ गया, y 5 आ गया। अब बच्चों आखिरी स्टेप आता है हमारे पास, तीसरा स्टेप क्या होगा। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि स्टेप 2 को जो सॉल्व किया, ये स्टेप 2 को हमने सॉल्व किया और इस वेरिएबल का मान आ गया, वेरिएबल यानी चर, कौन से चर का मान आया है, चर y चर का हमारे पास यहाँ पे मान आ गया है। इसको हम इक्वेशन में रखेंगे, कौन सी इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में हम रख सकते हैं। तो ये तीसरा स्टेप हो गया कि इसका जो मान आया है वेरिएबल का उसको हम पहली इक्वेशन में हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि पुट y बराबर है 5 इन इक्वेशन 1, या फिर y बराबर है 5 रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर। ठीक है बच्चों, y का मान 5 रखने पर क्या आएगा, समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, यही था। अब हमने y रखना है 5 तो प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14 और 5 दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और x कितना आ गया, 14 माइनस 5 9 आ गया। तो अब बच्चों हमारे पास देखिए x की भी वैल्यू आ गई है और y की भी वैल्यू आ गई है। ये एक तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे हम x और y दोनों के मान निकाल सकते हैं, दोनों जो चर हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके को हम काफी इस्तेमाल करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, जो एक्सरसाइज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये मेथड मैंने आपको सिखाया है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इस पे आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही करेंगे हम। जो भी हमने क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं उनको दोबारा रिवाइज जरूर कर लें आप, और जो आज हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है उसको भी दोबारा जरूर दोहराएं, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अगर आपको ये मेथड आता होगा और आपने समझा होगा तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो बच्चों जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया वो बिल्कुल बेसिक
इजी एग्जाम्पल था, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जाएगा। इसीलिए अगर आपको ये अच्छे से आ गया तो आगे अगर हार्ड भी क्वेश्चन आएंगे तो भी आप आसानी से कर पाएंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।